नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए सेकंड ग्रेड की भर्ती जो आ रही है उसके लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए या फिर अन्य राज्य का कोई भी टेट एग्ज़ाम हो जैसे एमपी टेट है, यूपी टेट है, सी टेट है, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 4 हल करने वाले हैं। 30 प्रश्न आपको यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल के अनुसार देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को समझते हुए करेंगे, टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं 30 प्रश्नों का, बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहाँ पर बात होने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है साथियों। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 को, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया और संप्रति अधिगम। तो चिंतन का अर्थ इनमें से जिससे लिया जाता है वो आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा विकल्पों को देखते हुए चिंतन प्रतीकों का प्रयोग होता है। प्रतीक मतलब जो हमारे सामने जो संकेत होते हैं साथियों, जो प्रतीक होते हैं उनका प्रयोग करके किसी समस्या का समाधान हम मन ही मन में करते हैं तो वही एक तरह से चिंतन कहलाता है। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। देखो, अस्मिता का विकास का मतलब होता है खुद की पहचान के लिए, खुद की पहचान। तो बालक किस अवस्था में सबसे ज़्यादा खुद की पहचान विकसित करना चाहता है? किशोर अवस्था में, क्योंकि किशोर अवस्था में वो अपने आप को यूँ समझता है कि भाई मैं बड़ा हो चुका हूँ और लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरा सम्मान करे। इसलिए अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय किशोर अवस्था को माना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर बुद्धि के संबंध में आपको बताना है। तो विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है बुद्धि कई क्षमताओं का योग है। दूसरा विकल्प है बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। तीसरा विकल्प है बुद्धि की मदद से व्यक्ति विवेकशील एवं अमूर्त चिंतन करता है। और चौथा विकल्प है जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धि होगी उसे वातावरण में समायोजन करने में उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। तो भैया यहाँ असत्य कथन आपको बताना है, कौन सा आंसर सही रहेगा आपका। देखिए विकल्पों को देखेंगे और सही आंसर का चुनाव करेंगे। राइट आंसर आपके रहेगा विकल्प नंबर 4। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धि होगी उसे वातावरण में समायोजन करने में उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। भाई अधिक बुद्धि होगी तो समायोजन जल्दी कर देगा ना, कठिनाई थोड़ी आएगी उसे। इसलिए ये एक क्या हो गया? असत्य कथन। तो चौथा विकल्प इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। बाकी कई क्षमताओं का योग भी होती है बुद्धि, उद्देश्यपूर्ण कार्य व्यक्ति इससे करता है, विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन भी बुद्धि से करता है। तीनों विकल्प सत्य है, केवल चौथा विकल्प ही आपके असत्य कथन है। तो ये आपका आंसर हो गया साथियों तीसरे क्वेश्चन में। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 है, देखना, सिर उठाना, बैठना तथा चलना किस प्रकार के सीखने का उदाहरण है? गामक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम और इनमें से सभी। तो बालक देख रहा है, सिर उठा रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, मतलब एक प्रकार से ये सारी क्रियाएं शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? शारीरिक। तो जो शारीरिक वाला विकल्प है वो है गामक अधिगम। गामक का मतलब शारीरिक से ही लिया जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 4 में। ज्ञानात्मक में संज्ञान से संबंधित मानसिक होता है। संवेदनात्मक अधिगम में हमारी जो दूसरी चीज़ों को हम महसूस करते हैं उससे लिया जाता है। तो विकल्प 1 सही है चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, ये देखिए 5वें क्वेश्चन को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने सीटें आरक्षित है? कितने प्रतिशत में? 20%, 25%, 15%, 30%। तो जो आरटी 2009 है ये क्या कहती है कि जो बालक आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए जो प्राइवेट स्कूल है, निजी विद्यालय हैं, उनमें 25% सीटें आरक्षित रहेगी, जिन पर इन बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा और इनका जो शुल्क है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा साथियों। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6,
देखो छठा क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ यही लाइन है। रीट में भी इस प्रकार का पिछली रीट में क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें एक लाइन आगे जुड़ रही थी, इसकी वजह से उसमें आंसर निरंतरता का सिद्धांत नहीं माना था। लेकिन यह सिर्फ यही लाइन है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब लगातार चलती रहती है। तो निरंतरता का सिद्धांत आपका यहाँ पर थर्ड विकल्प जो है छठे क्वेश्चन में सही रहेगा साथियों। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, दो फैक्टर थ्योरी का संबंध किससे है? बर्नन, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन और थ्रस्टन। तो दो फैक्टर थ्योरी की बात की जा रही है। टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पर किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? स्पीयरमैन, विकल्प नंबर 3। क्यों? क्योंकि स्पीयरमैन के द्वारा ही बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत दिया गया है, जिसको टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए हैं साथियों, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। तो थर्ड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? 4 सिद्धांत दे रखे हैं, 3 तो बुद्धि के हैं और 1 बुद्धि का नहीं है, उसी को आपको चुनना है। तो स्पीयरमैन का सिद्धांत, जेम्स लेंगे का सिद्धांत, गार्डनर का सिद्धांत, एंडरसन का सिद्धांत। तो साथियों जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, स्पीयरमैन ने द्वितत्व का दिया है। जेम्स लेंगे का सिद्धांत, बिल्कुल ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये सिद्धांत संवेगों से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेगों से, जेम्स लेंगे का। इसका मतलब आपका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। गार्डनर ने बहुबुद्धि का दिया है, एंडरसन ने भी बुद्धि का दिया है, जेम्स लेंगे ने नहीं दिया है। संवेगों से संबंधित है इनका सिद्धांत। तो दूसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 8 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है, ये सामाजिक एवं मिलनसार होते हैं, ये तनाव युक्त होते हैं, इनमें से दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो 9वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब ये होता है जो व्यक्ति संकोची नहीं रहे, जो व्यक्ति दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं, सामाजिक भी होते हैं, समाज में घुलना मिलना इनको अच्छा लगता है, मिलनसार भी होते हैं, मतलब ये विकल्प सही है। दूसरा है ये तनाव युक्त, तो तनाव युक्त नहीं होते, ये तनाव मुक्त होते हैं साथियों, तनाव रहित होते हैं। अर्थात यहाँ पर दोनों वाला नहीं, ना ही दूसरा, ओनली प्रथम विकल्प ही आपके इसका सही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी यहाँ पर तनाव युक्त ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया, और ये तो गलत है ही सही। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए 10वां क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा बुद्धि के 8 प्रकार सुझाए गए थे? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, गार्डनर और एरिक्सन। तो बुद्धि की बात की जा रही है, 8 प्रकार इनमें से किसके द्वारा सुझाए गए थे? साथियों एरिक्सन ने तो ऐसा सुझाया नहीं है। एरिक्सन ने तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बताया था, जिसके 8 इन्होंने चरण बताए थे, तो ये तो होगा नहीं। गिलफोर्ड ने भी नहीं है, गिलफोर्ड के द्वारा तो बुद्धि के 3 प्रकार सुझाए गए थे, ये भी आंसर नहीं है। थॉर्नडाइक भी नहीं है, थॉर्नडाइक के द्वारा भी 8 प्रकार नहीं सुझाए गए हैं, बल्कि हार्वर्ड गार्डनर जो थे इनके द्वारा ही बुद्धि के कितने 8 प्रकार सुझाए गए थे या 8 प्रकार बताए गए थे। बाद में हालांकि इन्होंने इनमें वृद्धि भी की थी, बढ़ाया भी था, लेकिन मुख्य रूप से तो सबसे पहले इन्होंने 8 ही प्रकार बुद्धि के बताए थे। इसलिए विकल्प नंबर 3 आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। तो 11वां क्वेश्चन, इनमें से किस सिद्धांत को बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है? एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत। तो भाई असत्तात्मक सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाएगा बुद्धि के? तो राइट आंसर रहेगा एक खंड का सिद्धांत, जो कि बिने के द्वारा दिया गया था साथियों, जिसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को ही बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, बल्कि वो ही सर्वशक्तिमान होती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 12वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, विकास योगफल का परिणाम है, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो भैया विकास का सिद्धांत है, इस बारे में बात की जा रही है, तो सतत प्रक्रिया नहीं है, ये गलत हो गया, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत लगातार चलने वाली, गर्भावस्था से मृत्यु तक। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। विकास योगफल का परिणाम है। भाई योगफल का परिणाम किनका योगफल? वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम है, न कि योगफल का। ये भी गलत हो गया। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल ये भी गलत हो गया। तो मतलब आपका चौथा विकल्प इसमें सही है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक में जो विकास होता है उसमें पहले सामान्य गुण विकसित होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। 13वां क्वेश्चन, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्न में से किनसे होता है? शुक्राणु तथा अंडाणु, गुणसूत्र तथा जीन, सूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन और डीएनए तथा आरएनए। तो भाई आनुवांशिकता से तात्पर्य इनमें से किनसे होता है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वाकई में उलझाने तो साथियों, इनमें से आनुवांशिकता से तात्पर्य किनसे होता है? जो गुणसूत्र और जीन है, इनको आनुवांशिकता का अर्थ लिया जाता है इनसे ही, क्योंकि इनके माध्यम से ही जो आनुवांशिकता के लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। बाकी डीएनए बिल्कुल सही है, आरएनए नहीं है साथियों। यहाँ पर मतलब जो सेकंड विकल्प है ये हमारी फर्स्ट चॉइस रहेगी। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड और उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू पूछा है। पुरस्कार और दंड यहाँ पर सार्थक संरचना नहीं करता है। लगातार अभ्यास करना ठीक है, सही है, लेकिन बार बार स्मरण करना रटने से लिया जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंधी या सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया। तो साथियों ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू माना जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, क्योंकि व्यक्ति समाज में परस्पर जो क्रियाएं करेगा उससे ही सही तरीके से ज्ञान को अर्जित कर सकता है। विकल्प 1 आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वां क्वेश्चन देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा प्रश्न संख्या 15 को। ये देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। दूसरा विकल्प है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा विकल्प है, बच्चों को सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक इत्यादि में वर्गीकृत करना चाहिए। और चौथा विकल्प है, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो भाई समावेशी कक्षा का मतलब क्या है? जहां सभी प्रकार के बालक, सभी बुद्धि, अलग अलग जो बुद्धि के प्रकार है, उन सभी प्रकारों के बालक उस कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो वहां का जो शिक्षक है, अध्यापक है, वो क्या करेगा साथियों? वो प्रथम विकल्प जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि वो ये विश्वास करना चाहिए उसे कि जो प्रत्येक बच्चा है उसमें अपनी योग्यता है, अपनी शक्ति है सीखने की, उसके अनुसार ही वो सीखेगा। तो बिल्कुल यही विकल्प आपका सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करोगे तो उनमें कहीं ना कहीं मानसिक हीनता का भाव उत्पन्न होगा। बच्चों को सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक इत्यादि में वर्गीकृत कर ही नहीं सकते, क्योंकि समावेशी कक्षा है। केवल प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ही ध्यान देंगे तो भी वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ओनली प्रथम विकल्प ही प्रश्न नंबर 15 में सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न, 16वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण का प्रारंभ होता है संवेदना से, निरपेक्ष सीमा से, अधिगम से और भेद दहली से। तो प्रत्यक्षीकरण का प्रारंभ इनमें से किससे होता है? 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है संवेदना से। सबसे पहले संवेदना आती है, किसी भी चीज को हम महसूस करते हैं, फिर उसका प्रत्यक्षीकरण आरंभ होता है। विकल्प 1 आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां क्वेश्चन आपके, ये देखिए प्रश्न नंबर 17 को,
दूसरों से वार्तालाप करना, प्रभावशाली तरीके से अंतःक्रिया करना, इनमें से कौन सा कौशल है? पेशीय कौशल, सामाजिक कौशल, संवेगात्मक कौशल और इनमें से सभी। तो भाई वार्तालाप कर रहे हो मतलब बातचीत कर रहे हो, प्रभावशाली तरीके से अंतःक्रिया कर रहे हो, तो साथियों ये संवेगात्मक और पेशीय कौशल नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक कौशल का उदाहरण है। क्योंकि प्रभावशाली तरीके से वार्तालाप करना, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना, अच्छे तरह से समझाना, अंतःक्रिया करना, ये सामाजिक कौशलों में आ जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां क्वेश्चन आपके है, प्रेगनोज का संबंध इनमें से किससे है? गेस्टाल्टवाद से, क्षेत्रवाद से, व्यवहारवाद से, संप्रयोजनवाद से। 18वें क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा प्रेगनोज का संबंध इनमें से गेस्टाल्टवाद से है। गेस्टाल्टवाद मतलब समग्राकृति से लिया जाता है। प्रेगनोज का मतलब भी समग्राकृति ही होता है। ठीक है, विकल्प 1 आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। तो 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन पेशीय कौशल का उदाहरण है? लिखना, दौड़ना, खेल खेलना, चलना। तो भाई एक तो होता है सूक्ष्म चलन कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल भी कह सकते हैं, वृहद पेशीय कौशल भी होता है एक। तो इनमें से दौड़ना, खेल खेलना, चलना ये तो वृहद पेशीय कौशल है, और लिखना या सूक्ष्म पेशीय कौशल में आ जाता है। अर्थात विकल्प नंबर आपका 1 जो है यही 19वें क्वेश्चन का आंसर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से असंबद्ध है। असंबद्ध का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। विकल्पों को देखिएगा, भूख प्यास काम जैविक आधार, भूख प्यास अंतर्नोद, अभिप्रेरणा के मूल तत्व आवश्यकता परिणोद और उपलब्धि, और मेस्लो के प्रेरक जन्मजात और अर्जित। तो भाई मेस्लो ने 2 ही प्रकार के प्रेरक बताए हैं, जन्मजात और अर्जित सही है। भूख प्यास काम जो है ये जैविक आधार भी कहलाते हैं। भूख प्यास को अंतर्नोद भी आप कह सकते हो, लेकिन अभिप्रेरणा के जो 3 मूल तत्व होते हैं, आवश्यकता है, अंतर्नोद है, और यहाँ पर उपलब्धि यहाँ पर अभिप्रेरणा के मूल तत्वों में नहीं आता है साथियों, ये गलत है। आवश्यकता होती है, परिणोद होता है, लेकिन उपलब्धि नहीं होती है। तो विकल्प नंबर आपका 3 जो है ये एक असंबद्ध है। यही आपका आंसर रहेगा 20वें क्वेश्चन में, इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 21वें क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है से प्राप्त की है। संज्ञानात्मक सिद्धांत से, मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनावाद से। तो एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है साथियों? राइट आंसर प्रश्न नंबर 21 में कौन सा रहेगा आपके? रचनावाद से। रचनावाद से ही, रचनावाद का मतलब किससे लिया जाता है साथियों? जिसमें बालक खुद ही अर्थ निर्माण करता है सीखने में। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो 22वां क्वेश्चन ये देखिएगा, इनमें से असत्य कथन है कौन सा? संवेग एक जटिल अवस्था है, संवेगों में आंगिक प्रतिक्रियाएं होती है, संवेगों में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं, और संवेग व्यक्ति का दैहिक परिवर्तन न होकर आंतरिक परिवर्तन होता है। तो असत्य कथन की यदि हम बात करें तो कौन सा कथन यहाँ पर आपको असत्य लग रहा है? तो भाई संवेगों को जटिल अवस्था माना जाता है, आंगिक प्रतिक्रियाएं भी होती है, मतलब जब हमारे अंदर कुछ संवेग उत्पन्न होते हैं तो हमारा चेहरे का भाव बदल जाता है। तो ये आंगिक प्रतिक्रिया एक तरह से हुई है। कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं, ये भी सही है, बाहरी व्यवहार जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन संवेग व्यक्ति का दैहिक परिवर्तन न होकर आंतरिक परिवर्तन होता है, ये एक गलत कथन है। क्यों? क्योंकि दैहिक परिवर्तन भी इसमें शामिल होते हैं साथियों। जैसे हमारे सामने शेर आ जाता है तो हम वहाँ से भागते हैं डर के मारे, तो ये दैहिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? भागना। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 22वें क्वेश्चन में। गुस्सा आने पर चेहरे का लाल हो जाना, ये भी दैहिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार चौथा विकल्प आपका असत्य कथन हो गया 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, 23वां प्रश्न आपके प्रश्न संख्या 23 है, शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है बालक का विद्यालय में न जाना, बालक का किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, और बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो भाई एक तो होती है अवरोधन की समस्या और एक होती है अपव्यय की समस्या।
अवरोधन का मतलब होता है साथियों, यदि कोई बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहता है तो उसको अवरोधन कहते हैं। जबकि बालक द्वारा यदि विद्यालय को बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो उसको अपव्यय की समस्या माना जाता है। किसकी समस्या? अपव्यय की। ठीक है, तो ओनली थर्ड विकल्प आपके जो है 23वें क्वेश्चन में सही रहेगा। क्लियर है सभी के ये भी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? परिपक्वता एवं अनुभव के कारण बाल विकास प्रभावित होता है। सभी विकास और अधिगम एक समान दर से विकास करते हैं। सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं और विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। तो भाई देखो, बाल विकास का जो सिद्धांत नहीं है उसको यहाँ पर आपको पकड़ना है। तो पहला विकल्प है परिपक्वता एवं अनुभव के कारण बाल विकास प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। सभी विकास और अधिगम एक समान दर से विकास करते हैं, ये गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि एक समान दर से थोड़ी कर सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो अंतर होता है। जैसे किसी का शारीरिक विकास, किसी का मानसिक विकास, किसी का सामाजिक विकास, किसी का संवेगात्मक विकास। कहीं ना कहीं अगर सामाजिक विकास अच्छा है तो हो सकता है मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक और भी कई प्रकार के जो अलग अलग पक्ष हैं इनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती है साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प जो है ये बाल विकास के सिद्धांतों में नहीं आता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? प्रश्न 24 में दूसरा विकल्प ही आपका आंसर रहेगा। सभी विकास एक क्रम को भी बनाते हैं और सभी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण भी होते हैं, ये दोनों भी सही है। तो सेकंड विकल्प आपके 24वें क्वेश्चन में सही हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कथन से आप सहमत है? पहला विकल्प है अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा विकल्प है साथियों, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में आकलन नहीं कर लिया जाता है। तीसरा विकल्प है अधिगम केवल तभी होता है जब व्यवहार से सुस्पष्ट हो। और चौथा विकल्प है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो सहमत हो आप किस कथन से सहमत हो इन चारों में से? राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 4, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ये सही आंसर है। इस कथन से हम सहमत हैं। बाकी के तीनों कथन से असहमत क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, गलत है। क्योंकि आंतरिक उद्दीपन भी होना चाहिए। तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक अंकों के रूप में आकलन नहीं कर ले। जरूरी नहीं है कि अंकों के रूप में हो, गुणात्मक रूप में भी आकलन हो सकता है। तभी होता है अधिगम जब व्यवहार से स्पष्ट हो। यह भी जरूरी नहीं है कि हर बार आपको दिखे ही सही कि अधिगम हो गया है। इसलिए ओनली चौथा विकल्प 25वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26वां प्रश्न, कुंठा, द्वंद्व आदि को किस प्रकार के दबाव के अंतर्गत रखा जाता है? सामाजिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव और इनमें से सभी। तो कुंठा है, द्वंद्व है साथियों, ये मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे होते हैं मानसिक रूप से। विकल्प नंबर आपका 226 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम 27वें क्वेश्चन की ओर। तो 27वां क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो जहां पर कारण परिणाम का संबंध समझ में आ जाता है, समझना, ये अवबोध के अंतर्गत आ जाता है साथियों। विकल्प 1 आपके 27 में सही है। अगला 28। देखिए जहां पर तुलना, वर्गीकरण, अंतर की बात की जा रही है, समझ की बात की जा रही है, वो अवबोध में हो जाता है। तो 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 28वां प्रश्न, मनोचित्रण का संदर्भ है, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है, मन का चित्रण खींचना है, मन के प्रकार का अन्वेषण है। तो मनोचित्रण का मतलब क्या होता है? हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, सीखते हैं, अनुभव करते हैं, तो साथियों उसका हमारे माइंड में एक नक्शा बन जाता है। तो एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की जो एक तकनीक होती है, सीखने की जो एक तकनीक होती है, वही मनोचित्रण कहलाता है। विकल्प 1 आपका 28 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 पर, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। तो 29वां क्वेश्चन, अभिवृत्ति के घटक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहार परक और इनमें से सभी। तो अभिवृत्ति के घटकों में संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहार परक सभी प्रकार के घटक आ जाते हैं। मतलब चौथा विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें साथियों। अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा,
मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? जेबी वाटसन, जीन पियाजे, बंडूरा और सिगमंड फ्रायड। तो भैया मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। विकल्प 4 आपका सही है। कमेंट करके जरूर बताएं 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं साथियों। बाकी के 3 जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहे होंगे। यहाँ से आप चाहो तो उन टेस्टों को देख सकते हो। तीनों को प्लेलिस्ट मैंने बना दी है नई टेस्ट सीरीज की। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।